दिल्ली में लॉकडाउन के बाद से ही पबजी गली गली में मशहूर हो गई थी। सारे बच्चे, यहाँ तक कि लड़के और लड़कियां भी पबजी खेला करती थी। वहीं एक साहिल नाम का बच्चा पबजी खेल रहा था। तभी उसकी माँ प्रेमा उसे बहुत आवाज देती है, मगर वो पबजी भक्त खेलने में लगा था। ये अरे अरे विक्रम, मारना इसे वरना ये निकल जाएगा। यहां से गन उठा और मार इसे। ओए ओए, ये तो मर गया। पट से हेडशॉट। तभी साहिल की माँ कमरे में आती है और उसके सिर पर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, ये लगा ना पट से हेडशॉट। कमबख्त लड़के, कब से तुझे आवाज दिए जा रही हूँ, मेरा गला फटा जा रहा है और तू इस सड़े से पबजी में लगा हुआ है। चल उठ यहाँ से, वरना तुझे आज खाना नहीं दूंगी। नहीं करूंगा मैं कोई भी काम, मेरा मन नहीं करता, मुझे बस पबजी खेलना है, नहीं खाना मुझे खाना वाना। बहुत नालायक हो गया तू। अब तुझे मैं बताती हूँ कैसे तू पबजी खेलता है। ये बोलकर वो उसे फोन छीन कर मारने लगती है। तभी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और कमरे में एक जोर की हवा चलती है। तभी एक भूत आकर प्रेमा की गर्दन पकड़कर हवा में उठाता है और कहता है, जो मोबाइल तूने लिया है उस बच्चे को वापस कर, वरना मैं तुझे मार डालूंगा, समझी तू? कौन हो तुम? छोड़ो मेरा गला। मैं हूँ पबजी वाला भूत। जो कोई भी इंसान किसी को पबजी खेलने नहीं देता उसे मैं मार डालता हूँ। अगर तुम जिंदा बचना चाहती हो तो इसे फोन दे दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं नहीं दूंगी इसे। हमने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए बहुत पैसा खर्चा किया है, ना कि उसे पबजी खेलने के लिए इतना बड़ा किया है। पबजी तो मैं इसे नहीं खेलने दूंगी, वरना बाकी बच्चों की तरह उसका भविष्य खराब हो जाएगा। माँ दे दो मुझे मेरा फोन, मुझे पबजी खेलना है, वरना ये पबजी का भूत आपको मार देगा। अब तो तूने अपने बच्चे से भी सुन लिया ना, चल फोन दे इसे। छोड़ मेरा गला और मेरे बेटे को भड़काना बंद कर। बेटा इससे नहीं खेलते हैं, समझो मेरी बात को। तुम्हें इसकी लत लग गई है और ये तुम्हें बिगाड़ के रहेगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अब मुझे करना पड़ेगा पट से हेडशॉट। ये बोलते ही पबजी वाला भूत अपनी एक बड़ी सी गन M416 से प्रेमा को मार डालता है और कहता है, मार डाला ना? पट से हेडशॉट। जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी। अब से तुम मेरे कहे में चलोगे और लोगों को मारोगे। पबजी वाला भूत अपने जादू से उस बच्चे को सम्मोहित कर लेता है और उसे फोन उठाकर पबजी खेलने के लिए दे देता है, जिसके बाद साहिल 24 घंटे पबजी खेलता रहता है। अब उसे बिल्कुल भी कुछ करने का होश नहीं था। साथ ही मरने के बाद प्रेमा पबजी वाले भूत के साथ गली मोहल्ले के लोगों को DP M416 की गन से मारा करते थे। हर जगह लोग मर रहे थे। बिल्कुल वैसे ही श्रेया भी पबजी में बेसुध होकर 24 घंटे खेला करती थी। न उसे खाने का होश था, न सोने का, न रहने का। कॉलेज के काम से तो मानो उसने छुट्टी ही कर ली। श्रेया कॉलेज क्लास में भी लेक्चर न सुनकर पबजी खेलते हुए बोलती है, ओए बेटे की, अरे विक्की AWM उठा और मार। कोई भी पीछे देख, एनिमीज हियर। मार मार उसे, अबे रिवाइव दे। ओए भैंस की आंख जीत के, जय 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 पबजी, जय जय पबजी। लेक्चर के सभी बच्चे और प्रोफेसर उसे ही देख रहे थे। तभी उसके प्रोफेसर आकर उसका मोबाइल छीनकर जोर से पटक देती है और कहती है, कामचोर वाली बच्ची, अभी खिलाती हूँ तुझे। जय पबजी, जय हो पबजी, यही करने आती है तू कॉलेज में? इतनी देर से लेक्चर दे रही हूँ, वो तुझे सुनाई नहीं गया? और यहाँ ये खेल रही है। मैम आपने मेरे फोन क्यों तोड़ा? कितने मुश्किल से मैं चिकन डिनर करने वाली थी, कर दिया ना पूरी गेम का कबाड़ा। अपने प्रोफेसर से कोई ऐसे बात करता है? अभी बताती हूँ बदतमीज लड़की तुझे। ये बोलकर प्रोफेसर श्रेया को एक तेज का चांटा मारती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। तभी पबजी वाला भूत वहां भी आ जाता है और उस प्रोफेसर को जमीन पर पटकने लगता है, जिससे उसके सर से बहुत खून आने लगता है और वो बोलता है, अगर कोई भी पबजी प्लेयर्स को पबजी खेलने से रोकेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। श्रेया, ये तुम्हें रोक रही थी ना, ये लो, इस गन से इसे मार डालो। वाह, ये तो AWM गन है। अब देखना आप कैसे मैं इसे पट से हेडशॉट मारती हूँ।
ये बोलते ही पूरी क्लास के सामने श्रेया अपने प्रोफेसर को उस गन से मार डालती है, जिससे पबजी वाले भूत बहुत खुश होता है और वो कहती है, अब करेगी बुढ़िया तू मुझे तंग? पागल सी ने मेरा फोन तोड़ दिया, मैं कैसे खेलूंगी पबजी? अच्छा हुआ मार डाला। अब बोल जल्दी से, जय हो पबजी, जय हो पबजी। बहुत खूब। अब जैसे तुमने इसे मारा है वैसे ही बाकियों को भी मारो। जो पबजी का गेम ना खेले या ना खेलने दे, उन सबको इसी तरह मार डालो। कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, किसी को रिवाइव नहीं मिलनी चाहिए। जो हुक्म मेरे मालिक। ये बोलते ही श्रेया पबजी वाले भूत के कब्जे में हो जाती है और वो अपनी पूरी क्लास के बच्चों को उसे गन से मार डालती है, जिसके बाद वो लोग भूत बन जाते हैं और हाथ में गन लेकर औरों को भी मारने के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे पबजी की सेना बढ़ती जाती है। हर जगह पबजी वाले भूत की टीम उन लोगों को मार देती है जो पबजी खेलने से शहर में किसी को रोकते हैं। शहर में बढ़ता ही आतंक देख सीएम तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक के पास जाकर वो बोलता है, बाबा, तांत्रिक बाबा, अब आप ही जो मेरे शहर को बचा सकते हैं। हर गली मोहल्ले, हर घर में पबजी को मारने वाले भूत घूम रहे हैं। पबजी वाला भूत किसी को नहीं छोड़ेगा, वो सबको मार रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, किसी तरह उस पबजी वाले भूत को मार दीजिए, साथ ही उसके जो पबजी प्लेयर्स हैं उन्हें भी खत्म कीजिए, वरना ये पूरी दिल्ली तबाह हो जाएगी। तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं अभी उस पबजी वाले भूत को अपने कब्जे में करता हूँ। ये बोलकर तांत्रिक कठिन मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसके बाद पबजी वाला भूत उसके सामने आ जाता है और कहता है, तांत्रिक, क्यों तूने मुझे यहाँ बुलाया है? तू जानता नहीं है मैं कितना डरावना पबजी प्लेयर हूँ और इस वक्त मैं मजे में चिकन डिनर कर रहा था। भाड़ में गया तेरा चिकन डिनर। ये बता तू मासूम लोगों को क्यों मार रहा है? आखिर इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू सबको अपनी तरह पबजी प्लेयर बनाए जा रहा है? क्योंकि मुझे मजा आता है। 2 महीने पहले की बात है, मैं ऋषि अपने सोफे पर बैठकर पबजी खेल रहा था। पबजी खेलने में इतना मगन हो गया कि मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। इस बात से मेरे माता पिता बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ, जब देखो फोन 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 में लगा रहता है तू। आज के बाद तुझे कोई फोन नहीं मिलेगा। बिल्कुल 12वीं के बोर्ड देने की जगह पबजी खेल रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? ये बोलने के बाद ऋषि के माता पिता उससे फोन छीनकर 10 दिन के लिए कमरे में बंद कर देते हैं, जिसके बाद पबजी की लत लगने से उसके हाथ पांव कांपने लग गए। ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो छत पर जाकर कूदकर आत्महत्या कर देता है। बस तब से मेरी आत्मा पबजी खेलने के लिए भटकने लगी और मैं पबजी प्लेयर बनाने लग गया, जिससे मुझे बहुत मजा आता है। तुझे अंदाजा भी है तूने अपने पबजी प्लेयर्स बनाने के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसकी तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और वो है तेरी मुक्ति। तुझे यहां से जाना ही होगा। ये बोलते ही तांत्रिक उसे अपने अभिमंत्रित भस्म से जला देता है, जिसके बाद तिल मिलाते हुए जलकर वो मर जाता है। साथ ही पबजी वाले भूत के वश से लोग आजाद हो जाते हैं और मरे हुए लोग उसके साथ ही गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सब उस जगह खुशी से रहने लगते हैं। ये कहानी सेंट बेरेस कॉलेज से शुरू होती है, जहाँ रात के समय 2 दोस्त लाइब्रेरी में नोट्स बना रहे होते हैं। तभी उन्हें स्विमिंग पूल में किसी के कूदने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वीर बोलता है, यार आदर्श, इतनी रात में कौन स्विमिंग कर रहा है? सभी बच्चे तो हॉस्टल जा चुके हैं। छोड़ ना यार, कोई भी हो, तुझे इससे क्या मतलब? चुपचाप से नोट्स बना, नहीं तो कल क्लासरूम से बाहर निकलना होगा। आदर्श के कहने पर वीर चुपचाप से नोट्स बनाने लगता है। तभी उसे एक बार फिर से पानी में किसी के जंप करने की आवाज आती है और वीर बोलता है, आदर्श, एक बार चलकर देख लेते हैं ना, कौन है वहां पे? इस शोर में मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं नोट्स नहीं बना पा रहा। लगता है तू नहीं मानेगा, चल चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी सीट से उठते हैं और स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता और वीर बोलता है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने बोला था ना, लेकिन तुझे तो मेरी सुननी नहीं होती। खामखा इतना टाइम बर्बाद हो गया, अब चले यहाँ से। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी स्विमिंग पूल से चुड़ैल और भूत बाहर निकलते हैं और पीछे से ही उन दोनों को खींचकर घसीटते हुए पूल के अंदर ले जाते हैं
और गला दबाकर उन्हें मार देते हैं। और भूत बोलता है, आज एक साथ 2 शिकार मुझे मिल गए और ऐसे ही करके मेरे भूतों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब बोलते ही रहोगे या फिर इन्हें स्विमिंग पूल की क्लास भी दोगे? हाँ, बिल्कुल, इन्हें क्लास देने के लिए ही तुम्हारा है। अगर क्लास नहीं देंगे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद चुड़ैल और भूत उन सभी भूतों को स्विमिंग की क्लास देने लगते हैं। ऐसे ही हर रात चुड़ैल और भूत लोगों का शिकार करते हैं और उन्हें मारकर भूत बना दिया करते थे। ऐसे ही एक शाम की बात है। उस शाम 2 बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करते हुए उन्हें रात के 12 बज जाते हैं। तभी चारू बोलती है, अनुज, काफी रात हो गई है, अब हमें हॉस्टल में जाकर सोना चाहिए। बाकी की प्रैक्टिस कल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कल थोड़ा और जल्दी आएंगे। इतना बोलकर वो दोनों पूल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पानी में उबाल आने लगता है और उसमें से चुड़ैल और भूत बाहर निकलने लगते हैं। उन दोनों को देखकर चारू और अनुज डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है, क्या हुआ? हमें देखते ही तुम्हारी हवा गुल हो गई? डरो मत, हम तुम्हें रात में अच्छे से स्विमिंग सिखाएंगे। जो क्लास दिन के समय पूरी ना हो सकी वो रात के अंधेरे में होगी। हमें नहीं सीखना स्विमिंग, जाने दो हमें यहाँ से, छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे तुम्हें जाने दें? तुम्हें छोड़ दिया तो हम क्लास किसे देंगे, इसलिए तुम दोनों को मरना होगा। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन भूत और चुड़ैल उन दोनों को नहीं बख्शते और उन्हें गला दबाकर मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों उनके भूतों को स्विमिंग सिखाने लगते हैं। अगले दिन सुबह कॉलेज वालों को फिर से 2 बच्चों की लाश स्विमिंग पूल में मिलती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वहीं पर खड़ा स्विमिंग टीचर शेखर ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, आखिर कौन है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्विमिंग पूल में डुबो कर मार रहा है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा और इसके लिए मुझे आज रात कॉलेज में ही रुकना होगा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और उसी वक्त स्विमिंग पूल के सामने से आयुष घर जा रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, स्विमिंग पूल में नहा के मैं और भी खूंखार हो गई हूँ। मिल गया हमें अपना नया स्टूडेंट, अब हम इसे मारकर स्विमिंग सिखाएंगे। तो फिर देरी कैसी, चलो इसे अपना स्टूडेंट बनाते हैं। इतना बोलकर चुड़ैल और भूत आयुष को पकड़ लेते हैं और उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं। जिसके बाद स्विमिंग पूल में चुड़ैल और भूत फिर से अपने भूतिया स्टूडेंट्स को स्विमिंग सिखाने लगते हैं। ये सब स्विमिंग टीचर शेखर छुप कर देख रहा होता है और वो इस खौफनाक मंजर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, बाबा हमारी मदद करिए, हमारे कॉलेज के स्विमिंग पूल में चुड़ैल और भूत बच्चों को मार रहे हैं और सभी भूतों को उसी पूल में स्विमिंग सिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक भी स्टूडेंट जिंदा नहीं बचेगा। कृपा करके मेरी मदद करिए। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे कॉलेज जाना होगा। जिसके बाद बाबा और शेखर उस स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। तभी बाबा तांत्रिक विद्या से स्विमिंग पूल के चारों ओर घेरा बना देते हैं और वहीं बैठकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल और भूत पानी के ऊपर आते हैं और चुड़ैल बोलती है, तू यहाँ क्यों आया है तांत्रिक? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं जो तू हमसे मुकाबला करने आ गया? तो हमारी काली शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है तांत्रिक। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से वापस लौट जा। मैं तुम दोनों की खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला। तुम मुझे ये बताओ कि क्यों तुम बच्चों को मार रहे हो? तुझे क्या लगता है तू पूछेगा और हम बता देंगे? कभी नहीं। तू होता कौन है हमसे ये सब पूछने वाला? लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। इतना बोलकर बाबा उन दोनों के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से दोनों तड़पने लगते हैं और तड़पते हुए चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम बानी था और इसका नाम दक्ष था। ये बात कई साल पहले की है। हमारा कॉलेज सभी चीजों में सबसे आगे था, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज का नाम बहुत मशहूर था। तभी एक दिन कॉलेज का प्रिंसिपल हमें अपने कैबिन में बुलाता है और हमसे बोलता है, आज से 6 दिन बाद इंटरनेशनल स्विमिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें हमारे कॉलेज ने भी पार्टिसिपेट किया है और मैंने उसमें से तुम दोनों का नाम सिलेक्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ये कंपटीशन जीत के हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। सर, हम आपकी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देंगे और इस कंपटीशन को हम जरूर जीतेंगे।
हाँ सर, हम अपनी जी जान लगा देंगे और इंटरनेशनल ट्रॉफी अपने कॉलेज के नाम ही करेंगे। समय बीतता है और कंपटीशन का दिन आ जाता है। सभी कॉलेज के बच्चे अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने पूल के ऊपर खड़े होते हैं और जैसे ही सीटी बजती है सभी पूल में कूद जाते हैं। लेकिन पानी गहरा और ठंडा होने की वजह से दक्ष और बानी कंपटीशन हार जाते हैं। उनका प्रिंसिपल बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों कॉलेज के बेस्ट स्विमर थे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम आगे दिया था। लेकिन तुम हार गए और तुमने मेरी कॉलेज की नाक कटा दी। लानत है तुम जैसे स्टूडेंट्स पर। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना स्टूडेंट बोलने में। इतना बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। ये बात दक्ष और बानी को अंदर तक खा जाती है और वो दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर एक दिन दोनों ही स्विमिंग पूल में कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। और तभी से हमारी आत्मा यहाँ भटक रही है और हम बच्चों को मारकर स्विमिंग सिखा रहे हैं। तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हो, इसलिए तुम इन बेकसूर बच्चों को नहीं मार सकते। इसलिए मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर बाबा दोनों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। इनके मरते ही सभी आत्माएं खत्म हो जाती हैं और स्विमिंग पूल चुड़ैल और भूतों के चंगुल से आजाद हो जाता है। रात के अंधेरे में गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे। तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है और गांव का एक आदमी अपने घर के बाहर खड़ा हुआ सूखे हुए कपड़ों को उतारने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? तनिको नहीं शांति नहीं। जब देखो आंधी तूफान। हे राम जी, थोड़ी रहम करो। जैसे ही वह आदमी कपड़े उतार कर अपने घर में ले जाने वाला होता है, तभी अचानक से वहां पर 3 बहुत ही भयानक भूत प्रकट होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं। वो उस आदमी को बुलाते हैं, यहाँ पर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़कर अपने सामने 3 भूतिया प्रेग्नेंट पतियों को देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। अरे ये क्या बवाल है? पहला तो ये आंधी तूफान और अब ये भयानक 3 प्रेग्नेंट भूत। अब इनका मैं क्या करूं? तभी वो तीनों भूत अपने लंबे लंबे हाथों से उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके 3 टुकड़े कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों भूत उस आदमी के टुकड़ों को खाने लगते हैं और कुछ ही देर में वह तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। अगले दिन सुबह इस बात का पूरे गांव में हल्ला मच जाता है। आए हाय, कौन हो सकत है जो ये बेचारे आदमी को मार कर चला गया? अरे काकी, तनिक देखो तो सही। तभी ये सब देखकर वहां खड़ी काकी को अचानक से उल्टी हो जाती है और वह गायत्री से कहती हैं, अरे लौंडिया, तो को जरो सी भी शर्म नहीं है? हमको ये आदमी को दिखा के हमरी उल्टियां करवाने में तो को बहुत मजो आ रहो है। ओ काकी जी, कैसन बात कर रही हो भला? हम आपके बारे में ऐसा काहे सोचेंगे? तुम दोनों लौंडिया हमरो दिमाग नहीं खराब करो और चली जाओ यहाँ से, समझी? नहीं तो कान पे खींच के देंगे एक। बूढ़ी काकी की ये बात सुनकर वे दोनों वहां से चली जाती है। जिसके बाद बूढ़ी काकी को उस आदमी के मरने का बहुत अफसोस होता है और वो उस आदमी के मरने की रिपोर्ट थाने में लिखवा आती हैं। लेकिन कई बार ढूंढने की कोशिश पर भी उस आदमी को मारने वाला गांव को नहीं मिलता। फिर एक दिन रात के समय वह तीनों भूत अपना शिकार करने के लिए निकलते हैं। हमका बहुत ही भूख लगी है और कब तक ही लोगन को मारकर हमका खाना पड़ेगा? जब तक हमारे पेट में ये बच्चे हैं, ये सब करना ही होगा, क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे तो ये भी हमारे साथ भूखे रहेंगे। अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे लोगों को मारकर ही क्यों न खाना पड़े। वह तीनों भूत अपना शिकार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद उन तीनों को एक सुनसान रास्ते पर एक प्रेग्नेंट औरत जाते हुए दिखाई देती है। आखिरकार हमें हमारा शिकार मिल ही गया। चलो तो फिर देर किस बात की है? मेरे पेट में तो मेरे बच्चे के साथ साथ हाथी भी दौड़ रहे हैं। आज तो बहुत ही टेस्टी दावत होने वाली है। चलो भाई लोगों, अपनी दावत पर टूट पड़ो। जैसे ही वह तीनों भूत उस औरत के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, वो औरत बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और उन्हें देखकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? देखो, मुझे
मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चे के लिए ही छोड़ दो। तुम तीनों भी तो प्रेग्नेंट हो ना, तुम्हें बच्चों की अहमियत तो पता ही होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के वास्ते मुझे छोड़ दो। उस औरत की बात सुनने के बाद वो तीनों उस औरत को छोड़ देते हैं और वहां से अचानक से गायब हो जाते हैं। और वह तीनों शमशान घाट के अंदर जाकर अपनी पत्नियों की कब्र के सामने खड़े होकर रोते हुए उनसे कहते हैं, लीला, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। काश तुमने मुझे इतना जोखिम भरा काम ना दिया होता। गरिमा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए लोगों को मारकर खाना पड़ेगा। आरती, तुम्हारा और मेरा बच्चा एकदम सही सलामत है, लेकिन अब मैं और लोगों को मारकर नहीं खा सकता। तभी उन तीनों कब्रों में से आवाज आती है, राकेश जी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। सुरेश जी, हमने भी नहीं सोचा था कि हम मरने के बाद भी अपने बच्चों को इस दुनिया में ला पाएंगे। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तुम तीनों अपने बच्चों को जन्म दोगे तो तुम तीनों हमारी तरह यहाँ से मुक्त हो जाओगे। वह अपनी पत्नियों की बात सुनने के बाद वहाँ से गांव में अपना शिकार ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही उन्हें एक आदमी मिलता है, वह उसे मारने जा ही रहे होते हैं। इतने में उस आदमी को बचाने वहाँ एक तांत्रिक बाबा पहुँच जाते हैं। रुक जाओ, तुम तीनों कौन हो और इस आदमी को क्यों मार रहे हो? इस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तीनों मजबूर हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए इन इंसानों को खाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम लोग ऐसा कर क्यों रहे हो? और तुम आदमी होकर प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओगे? क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? तांत्रिक बाबा की बात सुनने के बाद वह तीनों भूत तांत्रिक को अपनी कहानी बताने लगते हैं। एक दिन की बात है, हम तीनों भाई अपने तीनों पत्नियों को कार में बिठाकर घुमाने के लिए लेकर गए थे, लेकिन अचानक से रास्ते में एक अजीबोगरीब औरत का एक्सीडेंट हो गया। और वो औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, वो जादू टोना करके लोगों के ऊपर वशीकरण किया करती थी। उस समय वो प्रेग्नेंट थी। एक्सीडेंट की वजह से उस औरत का बच्चा मर गया था, जिसके बाद उस औरत ने हम तीनों भाइयों को और हमारी तीनों पत्नियों को श्राप दे दिया। तुम तीनों की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है। अब तुम सबको मैं श्राप देती हूँ। तुम तीनों की पत्नियां मर जाएंगी और तुम तीनों भी मर जाओगे, लेकिन तुम तीनों भाइयों के पेट में तुम तीनों की पत्नियों का बच्चा होगा और उन्हें पैदा करने के लिए तुम्हें इंसानों को मार कर खाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा इंसानी रूप में जन्म लेगा और तब तुम तीनों भाइयों को पता चलेगा कि एक बच्चे को जन्म देना कितना कठिन होता है। ये कहकर वो मर गई थी, जिसके बाद हम तीनों भाई और हम तीनों की पत्नियां मर गए और उसका श्राप हम सब पर लग गया। हमारी पत्नियां तो मरकर मुक्त हो गई थी, लेकिन हम तीनों भाई प्रेग्नेंट होकर यहीं रह गए। तुम तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ। वो तो सिर्फ एक अनहोनी थी, और जब तक उस औरत का श्राप पूरा नहीं हो जाता, तुम तीनों इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। तभी अचानक से उन तीनों भूतों को पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। उन तीनों का वह समय आ ही जाता है जब वह तीनों अपने बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। तांत्रिक बाबा उनकी मदद करते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत ही प्यारे से बच्चों को जन्म देते हैं। वह तीनों भूतिया भूत अपनी तीनों बच्चों को तांत्रिक बाबा को दे देते हैं और उनसे कहते हैं, बाबा, हम भले इंसान हो, हम तीनों चाहते हैं कि आप हमारे बच्चों को उन लोगों को देना जिनको संतान पैदा नहीं होती। अगर हमारे बच्चों से किसी की सूनी गोद भर जाएगी तो हमें बहुत सुकून मिलेगा। बाबा, बस एक बात का ध्यान रखना कि हम तीनों के बच्चों को अच्छे लोगों के हाथों ही देना। तांत्रिक बाबा उन तीनों बच्चों को ले जाते हैं और उन्हें उन लोगों को दे देते हैं जो कई सालों से संतान के लिए तड़प रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों भूत वहां से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।